हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटीसी बाय राखी चौबे। गाइज, ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि अगर अपने आप को हमें मेरिट लिस्ट में देखना है, अगर हमने पीजीटी के लिए अप्लाई किया है, टीजीटी के लिए अप्लाई किया, अदर किसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है और अपने नेम को अगर हमें मेरिट लिस्ट में देखना है तो क्या ऐसा करें, किस वे से पढ़ें, किस स्ट्रेटजी को फॉलो करें कि हमारा जो नेम है वो हमें मेरिट लिस्ट में दिखे, इनफैक्ट टॉप में दिखे। ओके, डेट्स इट। क्लियर है कि हम किस टॉपिक के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ना पढ़ना है अभी और ना ही सिलेबस को डिस्कस करना है। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि अगर अभी आप लोग बिजी हैं तो रहने दीजिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के लिए लाइक कि मेरी बातों को सुनने के लिए अभी आपका फुल कंसंट्रेशन होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो पे। अभी आप रहने दीजिए, अगर बिजी हैं तो, और फ्री हैं तो मोबाइल को नीचे रखिए, फुल वॉल्यूम कर दीजिए क्योंकि इसमें कुछ दिखने वाला मैं नहीं बना रही हूँ। तो मोबाइल को नीचे रखिए, फुल वॉल्यूम कर दीजिए और बिल्कुल कंसंट्रेशन कीजिए कि मैं क्या कह रही हूँ, उसको सुनिए और इमेजिन कीजिए, वैसा सीन क्रिएट कीजिए कि आप अभी कर रहे हो वो चीज़। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहली बात करते हैं कि मेरिट लिस्ट में आने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता कहाँ से है। वैकेंसी के आने से। वैकेंसी नहीं आएगी तो हम मेरिट लिस्ट में कभी नहीं आएंगे। वैकेंसी आ गई, फर्स्ट इनिशियल जो स्टेज है, ठीक है, आ गई वैकेंसी, हमें पता चल गया ये हमारे वैकेंट पोस्ट है, फॉर्म फिल कर लिया, बात खत्म, सिलेबस आ गया हमारे पास, सब चीज़ हो गया। अब हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अब नेक्स्ट फेज आता है कि एग्ज़ाम कब है। गाइज, जब अगर हमें ये पता होता है ना कि इस डेट को एग्ज़ाम है तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में वो चीज़ें चल रही होती है कि इस तारीख को एग्ज़ाम है, इससे पहले ये कवर करना है। अब कई बच्चे ये सोच के बैठे होंगे, कई कैंडिडेट ये सोच के बैठे होंगे कि जो एग्ज़ाम है उसका तो डेट ही नहीं आया, अभी तो आराम से पढ़ते हैं। इस भ्रम से बाहर निकलना है। पहले हमें पहला टारगेट जो हमारा होगा वो ये होगा कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो 11 मई को है, ठीक है। EMRS की साइड से नहीं आया डेट तो क्या हुआ, 15 मई के बाद तो उन्होंने कहा ये क्लियर है कि एग्ज़ाम होना है, या फिर जून के फर्स्ट वीक में। हमने खुद से फिक्स कर लिया डेट, 11 मई को एग्ज़ाम है, 11 मई को हमारा एग्ज़ाम होना है। इट मीन्स 10 मई तक एनी हाउ हमारा जो सब्जेक्ट पोर्शन है, जो जनरल पेपर है, वो हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। टारगेट क्या है, 10 मई तक कंप्लीट करना है। अगर आप लोग नोटबुक लेके बैठे हैं तो लिख लीजिए, इसके बाद भी लिख लीजिएगा। सबसे पहले उस पेज पे लिखना है हमें टारगेट, एग्ज़ाम डेट क्या है हमारा, 11 मई, फिक्स हो गया, 11 मई को हमारा एग्ज़ाम है। ओके, अब 10 मई तक हमें अपना सिलेबस एनी हाउ कवर करना है। जिस टाइम आप अपने माइंड में ये चीज़ सेट कर लोगे ना कि 11 मई को आपका एग्ज़ाम है, मैं गारंटी देती हूँ इस बात की, यकीन मानो, आप जिस स्पीड से अभी पढ़ रहे हो ना, वो स्पीड ऑटोमेटिक दुगुना हो जाएगा, दुगुना क्या, इनफैक्ट तिगुना हो जाएगा। अगर मैं आगे का मैं जो स्ट्रेटजी बता रही हूँ जिसे फॉलो करना है, देखिए ऑटोमेटिक आपका जो स्पीड है पढ़ाई करने का वो दुगुना तिगुना में चेंज हो जाएगा अभी जिस स्पीड से आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। टारगेट फिक्स हो गया हमारा 11 मई को, मतलब 10 मई तक तो एनी हाउ हमें हर चीज़ कवर करना है। क्या क्या कवर कर, इसके बाद हमारा क्या काम है, सिलेबस खोला हमने अपने सामने, दोनों पेपर का, दोनों पेपर इन द सेंस जो हमारा सब्जेक्ट कंसर्न है उसका सिलेबस है एक साइड, दूसरे साइड हमारा जो जनरल पेपर है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, जीके, साइंस जो है, पेडागोजी, कंप्यूटर लिटरेसी, इन सबको एक साथ हमने रखा, ठीक है। पैरेलली रखो दोनों सिलेबस को, डन, ये भी कर लिया हमने। अब दिन गिन लो, कितने दिन है आपके पास, कितने दिन है आपके पास एग्जैक्टली आप ये काउंट कर लो, हो गए। अब आपको ये पता है आपका जो सब्जेक्ट है उसमें कौन से टॉपिक को करने में कितना टाइम लग सकता है, कौन सा टॉपिक कितना लेंदी है, ये चीज़ आपको अच्छे से पता होगा। अब आपको क्या करना है, एक महीने भी टाइम तो है नहीं, तो महीना हिसाब से तो हम किसी सब्जेक्ट को तैयारी करेंगे नहीं कि मान लीजिए हमने उठाया क्या कहते हैं साइंस पोर्शन को, और साइंस को हम महीना भर करेंगे, नहीं। अब तो हमें दिन ही हमारे पास, इस पोर्शन को हमें 3 दिन में करना है, इसको हमें 5 दिन में करना है। टॉपिक सिलेबस को स्टार्ट कीजिए, प्रायोरिटी वाइज पहले आप सिलेबस को अरेंज कीजिए। पहले से नहीं लिखा है तो कॉपी में लिखना तो स्टार्ट ही कर रहे हैं ना, कॉपी में प्रायोरिटी वाइज आप अपने सिलेबस को लिखिए। प्रायोरिटी वाइज इन द सेंस कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा लेंदी है उसको ऊपर लिखिए, जो उसके नीचे है जिस पे आपका कमांड अच्छा है उसको ऊपर लिखिए, जिसको कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको हम स्किप कर सकते हैं या फिर जिनको बस थोड़ा और ऐसे देखना है तो उनको नीचे रखिए। सिलेबस अरेंज हो गया, एक साइड हमारा सब्जेक्ट का सिलेबस है, एक साइड हमारा जनरल पेपर का है, डन।
जितने हमारे टॉपिक्स हैं उनके आगे राइट साइड में आप डे लिखिए। डे इन द सेंस कि कितने दिन में आपको उस टॉपिक को फिनिश करना है, क्योंकि आपको पता है आपके पास 20 दिन है या 25 दिन है, उस हिसाब से आप टॉपिक देखिए, टॉपिक के हिसाब से और दिन के हिसाब से आप उसको दिन अलॉट कीजिए, डे अलॉट कीजिए। आप मान लीजिए मैं कंप्यूटर का एग्जांपल लेती हूँ कि मान लीजिए कंप्यूटर का किसी का सिलेबस है, तो कंप्यूटर फंडामेंटल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 50 to 40% उसका वेटेज कवर हो जाता है, तो सब कोई सबसे पहले इसी को कवर करेगा। तो अब इसको कवर करने के लिए पहले उनको पता है कि ये बहुत लेंथी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्रायोरिटी 1 पे रखेंगे। अब जब प्रायोरिटी 1 पे रखे तो हमने फिक्स कर दिया कि इसको हमने 4 दिन दिया, क्योंकि लेंथी सिलेबस है और वेटेज ज़्यादा है इसका, तो हमने 4 दिन या 5 दिन दे दिया। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये अपने एबिलिटी के अकॉर्डिंग आप दोगे कि आपको कितना टाइम लग सकता है। 4 दिन या 5 दिन हमने उसको डे दे दिया कि मान लीजिए मंडे को स्टार्ट किया, 4 दिन दिया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को रात तक एनी हाउ वो फिनिश होना है। क्यों? क्योंकि फ्राइडे से हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, हमें उसको कर देना ही नहीं है उस टॉपिक को। डन। ऐसे कर करके आप डे अलॉट कीजिए सारे टॉपिक को। सब्जेक्ट का दे दिए, आपको जो रखना कैसे है वेटेज वो देखिए, मेंटेन कैसे करना है, मतलब मैनेज कैसे करना है आपको आपका सब्जेक्ट का और जनरल पेपर का। जो सब्जेक्ट का पेपर आपने रखा है ना, इसके साथ अगर मान लीजिए सब्जेक्ट आपका वो है, क्या कहते हैं उसको, क्या टिपिकल टॉपिक है सब्जेक्ट में, अगर मान लीजिए लेंथी सिलेबस वाला है, थोड़ा टफ लगता है आपको, तो उसके साथ आप जो जनरल पेपर है उसका कॉमन पोर्शन रखिए प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। मतलब एक टॉपिक तो हमारा सब्जेक्ट का भी कवर हो रहा है, जो दूसरा टॉपिक है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, पैरेलल में कर रहे हैं, इजी। लाइक कि हमने अपने पूरे दिन का 70% किसको दिया, सब्जेक्ट को, तो 30% टाइम हम अब जो भी पढ़ने का आपका स्टडी टाइम है उसमें से 70% आपने दिया सब्जेक्ट को और 30% आपने किसे दिया, जनरल पेपर को। आई होप आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अपने माइंड में सेट कर लीजिए इस बात को। दो सिलेबस को हमने 2 पार्ट मतलब लाइक पैरेलल ही रखा है, एक साइड हमारा सिलेबस सब्जेक्ट का है, एक साइड रीजनिंग का है। जो सब्जेक्ट वाला सिलेबस है उसको आप डे अलॉट कर दीजिए। सेम पैरेलल में अगर 4 दिन में आपने मान लीजिए फर्स्ट कोई टॉपिक किया, तो उसी 4 दिन में आपको मान लीजिए अभी जो हम लोग NEP पढ़े हैं, ठीक है, NEP बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज, क्योंकि ये एजुकेशनल पॉलिसी सिर्फ एक पोर्शन नहीं कवर कर रहा है। खैर इस पर डिटेल वीडियो में बात करेंगे, ये किसी और टॉपिक का वीडियो है, बस एग्जाम्पल ले रही हूँ कि NEP जो है उसको कर रहे हैं मान लीजिए। तो फर्स्ट टॉपिक जो आपने इधर रखा है 3 दिन के लिए, उसके अंदर आप इधर NEP को कवर कीजिए, ठीक है। ऐसे ही आप दूसरा कोई पोर्शन उठाइए, उसके साथ आप कॉमन पेपर का फिर से एक कोई टॉपिक उठाइए, उसको कवर कीजिए। हमारे पास महीना भर भी टाइम नहीं है। अगर आप वर्किंग हैं तो सबसे पहले मेरी बात सुन लीजिए, जॉब को 1 महीने के लिए होल्ड पे रख दीजिए, पॉज कर दीजिए, लीव ले लीजिए, और ये लेना ही होगा। 1 घंटे पढ़ के किसी एग्जाम को नहीं क्लियर कर सकते, मेरिट लिस्ट में नहीं आ सकते, ठीक है। ये 1 महीना आप दीजिए इस एग्ज़ाम को, तो पूरा लाइफ आप सिक्योर हैं। आप मतलब बिल्कुल ही आराम की नौकरी है, टीचर्स की जो जॉब है वो बहुत अच्छी है। तो आप लोग एटलीस्ट 1 महीने बहुत हार्ड वर्किंग हो जाइए, बहुत मेहनत कीजिए, ठीक है। जब भी जैसे ही ये हो गया ना, अब मान लीजिए किसी सब्जेक्ट का वेटेज जाते हैं, आप क्या किए 3 दिन का टारगेट रखे और फेल हो गए, तो चौथा दिन आपको इतना ज़्यादा मेहनत करना है कि आपको उसका भी मैनेज करना है जो अगला टॉपिक है, और जो रह गया है, जो लैगिंग चल रहा है आपका, पीछे चल रहा है, उसको भी मैनेज करना है। गाइज मैं एक बात बता दूं, जो मैं ये बता रही हूँ, ना ही मैं किसी का वीडियो देख के आपको बता रही हूँ, ना ही मैं किसी और से बात करके बता रही हूँ, ये मैं खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जब मैं कर सकती हूँ, मैं इस स्ट्रेटजी को सेम यही फंडा फॉलो करके और मैं एग्ज़ाम क्लियर कर सकती हूँ। फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं मेरिट लिस्ट में नहीं आई, मैं टॉप मेरिट लिस्ट में आई। तो मैं जब आ सकती हूँ तो गाइज आप लोग क्यों नहीं कर सकते, ईजिली कर सकते हो। जब मैं आप लोगों के जैसे ही एक कॉमन लड़की ला सकती है सिर्फ पढ़ाई करके, कहीं कुछ नहीं, यही यूट्यूब का हेल्प, यही जो लाइक किसी से आप बात करते हो, कमेंट करके क्वेरी करके पूछते हो, गूगल सर्च करते हो, इन्हीं सब से बस मटेरियल अरेंज करके पढ़ाई किया और मैं टॉप मेरिट लिस्ट में आई। तो अगर मैं आ सकती हूँ तो आप लोग भी आ सकते हैं, इसकी मैं गारंटी देती हूँ। ये जो स्ट्रेटजी है वो 100% काम करता है, बिल्कुल काम करता है। जब ये चीज़ कर लिया हमने, इसके बाद आपको सिर्फ फॉलो करना है, स्टार्ट करना है। इसको गाइडेंस मैं देती रहूँगी, जो कॉमन पेपर है उसका प्रिपरेशन मैं करा ही रही हूँ।
जो आपका सब्जेक्ट वाइज है, इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल है गाइज, वो है गाइड का, कि आप किसको फॉलो कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप मिसगाइड मत होइए। मैं आपको बताती हूँ, अपना एग्जांपल देती हूँ, इससे आप लोग सीखिए। मैंने ना एक यूट्यूब से ही किसी का देखा था, मुझे ठीक लगा, मैंने उनका पेड कोर्स परचेज कर लिया, क्योंकि ये था कि मुझे लगता था मैं 4 बार नहीं फॉर्म भरूँ, मुझे पढ़ना है तो फ्री का चीज़ का हमेशा फ्री का ही होता है, तो मैं पेड कर लूँ और ऐसा कुछ खरीद लूँ जिसको मैं पढ़ के एग्जाम पास हो जाऊँ। मैंने क्या किया, मैं चैनल का नाम नहीं बताऊँगी, बट मैंने वहाँ से पेड कंटेंट कोर्स खरीदा 6,000 का। इमेजिन 6,000 का मैंने यूँ खरीद लिया। उन्होंने क्या किया, मैं पहले क्लियर नहीं हुआ, पहले ये था कि उसमें सारा कोर्स मटेरियल है, आप एग्ज़ाम क्लियर कर जाओगे, ठीक है, परचेज कर लिया मैंने 6,000 का। उसके बाद क्या, क्योंकि मैंने सोचा यार बुक खरीदो अलग अलग ये वो, और फिर उनमें कोई फ़ायदा नहीं है, कहाँ से बुक अलग अलग बुक खरीदो कलेक्ट करो, इससे बेटर है कि इन लोगों को एक्सपीरियंस होता है, इनको फॉलो करो। 6,000 का मैंने वो नोट्स खरीदा। उस नोट्स में भर भर के गूगल से कॉपी किए हुए कंटेंट थे, क्योंकि मैं कंप्यूटर की कैंडिडेट हूँ, तो मैंने कंप्यूटर के लिए खरीदा था, पीजीटी आईटी के लिए। और क्या हुआ कि उसमें कंप्यूटर व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके ये पार्ट्स हैं, उसके ये प्रोसेसर है, वो ऐसे काम करता है, वो वैसे काम करता है, 3-4 इमेजेस भर दिए, ऐसे करते करते पता नहीं कितने पेज के उन्होंने पीडीएफ दे दिए। और एमसीक्यूज उसमें मुश्किल से मुझे 1000 या 1500 मिला। मैं क्या करूँगी, उसके जो थ्योरी वाले नोट्स है उसको पढ़ के क्या अचार डालना है, क्या करना है। 1 महीने टाइम है, अगर हम कॉन्सेप्ट पढ़ने बैठेंगे तो गाइज आप अपने आप से पूछो, क्या 1 महीने के अंदर कोई 2-2 4-4 बुक का कॉन्सेप्ट कैसे कवर कर लेगा? हाउ दिस पॉसिबल? जो एक्सपर्ट होंगे शायद वो भी नहीं कर पाए, तो हम तो वैसे ही नॉर्मल कैंडिडेट हैं, कैसे कर लेंगे? और फिर कोई मतलब ही नहीं होता। वो कॉन्सेप्ट को पढ़ के और वहाँ जाते हैं तो क्या वो कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ के होते हैं गए होते हैं, वो ऑप्शंस ही नहीं होता है वहाँ पे। इसलिए आप लोगों ने फोकस किया होगा कि मैं जब भी कोई भी वीडियो बनाती हूँ, मैं एमसीक्यूज का नाम तो लेती हूँ, इसलिए क्योंकि उसी एमसीक्यूज ने मुझे मेरिट लिस्ट के टॉप में मेरा नाम दिलाया। मैं जो जो क्वेश्चन पढ़ के गई थी ना, मे भी कहते हैं कई लोग कि लकी होते हैं, बट अगर आप मेहनत करोगे ना तो लक भी आपका साथ देता, ऊपर वाले भी आपके साथ होते हैं। बस मैं जो जो एमसीक्यूज पढ़ के गई ना, ऑप्शंस वही सटीक होता है, तो आप सीधा टिक करके आओगे। आप एक बात बताओ, सीधा सा लॉजिक सोचो, आप ये पढ़ रहे हो, ठीक है, आपने कोई नोट्स लिया, बुक खरीदा, उसमें आप आम के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे हो, ठीक है, आप पढ़ के गए कि आम का एक पौधा होता है, हरे हरे पत्ते होते हैं, आम लाल होता है, आम पीला होता है, आम हरा होता है, इसका जो टेस्ट है वो खट्टा होता है, वो मीठा होता है। और जब हम एग्जामिनेशन पेपर में गए तो वहाँ पे हमें क्या मिला क्वेश्चन, व्हाट इज मैंगो, और ऑप्शंस में क्या था, वेजिटेबल, फ्रूट्स, फिर यहाँ पे कोई साउथ डिशेज, वेस्टर्न ड्रेस। अब आप इन चारों में से किसको टिक कीजिएगा? हमने जो नोट्स पढ़े इतने लंबे आम के बारे में, उसमें कहीं तो ये चारों चीज में से कहीं तो कुछ हमें मिला ही नहीं। इसलिए मैं कहती हूँ आप लोगों को कि वो जो हम थ्योरी बैठ के पढ़ते हैं ना, वो कब काम आता है, जब आपके पास 2-3 साल का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, टाइम ही टाइम है, तो फिर आप नोट्स पढ़ के जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर हमारे पास ऐसा टारगेट है कि महीने भर में हमें क्लियर करना है, तो हम कैसे कर लेंगे 4-4 बुक पढ़ के? यार नहीं हो सकता, वो चीज़ें बिल्कुल नहीं हो सकता, वो फ्लॉप हो जाएगी फिर वो थ्योरी। बस ये हमारे फॉर्म भरने में पैसे वेस्ट हो गए, और ये जो महीना दिन रात एक किया वो भी वेस्ट हो गए। नोट्स खरीदा कहीं से, बुक खरीदा, वो पैसे भी वेस्ट हो गए। कोई भी बुक खरीद लो, गारंटी देती हूँ 2000 मैक्सिमम बता रही हूँ, 2000 से ज़्यादा तो कहीं एमसीक्यू नहीं मिलेंगे। मैं अभी उस सॉफ्टवेयर से रिकॉर्डिंग नहीं कर रही हूँ, नहीं तो मैं दिखा देती आप लोगों को। मैंने कंप्यूटर का उसके बाद जब मैं क्लियर कर गई, मैंने फेस किया वो प्रॉब्लम। मैंने कंप्यूटर का पता है 10,000 से ज़्यादा एमसीक्यू रेडी करके रखा है, हर एक टॉपिक वाइज। उससे क्या होगा कि जो कैंडिडेट पढ़ेगा उसको कोई थ्योरी व्योरी नहीं पढ़ना है। अगर वो 10,000 एमसीक्यू रट के जा रहा है ना, मैं यही कहूँगी कि रट के जा रहा है। रट के जाने से उसको ये होगा कि वहाँ पे क्वेश्चन देखा, उसको तो ऑप्शन भी नहीं चेक करना है कौन सा है, उसको तो याद है करेक्ट ऑप्शन क्या है, टिक किया और आगे बढ़ा, टिक किया और आगे बढ़ा। टाइम से पहले पेपर सॉल्व करके आप बैठे रहोगे, कैसे नहीं आ पाओगे मेरिट लिस्ट में? आना ही आना है आपको। आप लोग जो आप लोग के गाइड हैं, जो अगर आप साइंस के हैं, सोशल साइंस के हैं, हिंदी के हैं, इंग्लिश के हैं,
अगर आप लोग कंप्यूटर से हैं तो मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ, ये जो एमसीक्यूज है उसके साथ आंसर शीट भी मैंने बनाए हैं। बट क्या है कि ये मैं इंग्लिश, हिंदी, साइंस वाले जब मुझे मेल करते हैं मैं उनको नहीं कर सकती, क्योंकि इसके लिए एक्सपर्टाइज होना, उस सब्जेक्ट पे बहुत अच्छा कमांड होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए मैंने कहीं से भी कॉपी वॉपी करके आपको कहीं से क्वेश्चंस खुद ही ऐसे ही तुक्के मार के बना के दे दिए, उससे आपका करियर बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा। जो एक्सपर्टाइज हैं, जो उस सब्जेक्ट पे जिनका बहुत ज़्यादा कमांड है, उनसे एमसीक्यूज़ का कलेक्शन कलेक्ट कीजिए, बेशक वो आपको पेड दे रहे हो। आपको बताऊं, मैंने अपने कंप्यूटर के लिए, आप वीडियो देखिएगा कंप्यूटर कोर्स वाले सेक्शन में जाके कि कौन सी बुक पढ़ें, मैंने उसमें एक बुक भी सजेस्ट किया और मैंने अपने कोर्स का भी नेम बताया। कैंडिडेट को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट है, ठीक है, बट एक बात बताइए, क्या आप किसी के इस मेहनत का लगा सकते हैं अंदाज़ा? कितने दिन रात एक किए होंगे, सालों निकल गए मेरे, तब जाके ये मेरा पीडीएफ रेडी हुआ। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? कहीं नहीं मिलेगा आपको ये चीज़। हम अगर आप 10 बुक खरीद लोगे ना, कोई भी एरिहंट का सबसे बेस्ट बुक होता है, मैं ये मानती हूँ, तो एरिहंट का कोई भी बुक अगर आप खरीदते हो 400 500 400 500 इससे कम के नहीं होते। अगर अच्छे ले रहे हो तो मैक्सिमम 300 तो होते ही होते हैं। अब आप बताओ कितने बुक खरीदोगे तब जाके आपका इतना एमसीक्यूज बनेगा। वो भी जरूरी नहीं है वो यूनिक हो, मतलब लाइक रिपीटेड भी हो सकते हैं, और इतने बुक को पढ़ कौन पाता है फिर। इसलिए मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि एनी हाउ आप लोग ट्राई कीजिए कि कोई ऐसा गाइड मिले जो आप लोगों को एमसीक्यूज प्रोवाइड कर पाए। और अगर नहीं मिल पा रहा है तो मैं इसका क्या बताऊँ, ये आप लोगों को खुद देखना है। ढूंढने से तो भगवान भी मिलते हैं, फिर ये एमसीक्यूज क्या है, मिलेगा ही मिलेगा, ढूंढना है बस आपको। बट ये गलती मत करना, किसी से भी आप नोट्स खरीद रहे हो तो थ्योरी वाले नोट्स नहीं खरीदना है। टीचिंग एग्जाम के लिए तो बिल्कुल नहीं। ये जो एमसीक्यूज है, थ्योरी वाले जो नोट्स हैं वो किसी काम के नहीं है। सीरियसली प्लीज़ आप लोग कहीं भी खरीदो, मैंने भुगता है वो खरीद के, मैंने बुक भी खरीदे 3-4, वो पढ़े हुए हैं, कभी खोला नहीं, आज तक नहीं खोला उस बुक को, कोई मतलब नहीं है, वो थ्योरी भरे हुए हैं सब में। तो आप लोग बुक भी खरीदो तो ध्यान से खरीदो कि एमसीक्यूज हो। नोट्स भी कहीं से किसी का पेड खरीद रहे हो तो एमसीक्यूज हो, ये चीज़ आप क्लियर कर लो। उनको बोलो डेमो दिखाएं, मैंने उस वीडियो में लाइव दिखाया हुआ है, आप उस वीडियो को जाके देखिए। लास्ट में स्टार्टिंग में आपके काम की नहीं होगी, लास्ट में आप देखिएगा, मतलब कंप्यूटर के लिए कौन सी एमसीक्यू बुक खरीदे बेस्ट है, लास्ट में चले जाइए, उस वीडियो में मैंने लाइव दिखाया हुआ है कैसे, किस फॉर्मेट में एमसीक्यूज हैं और क्या आंसर सीट है। ऐसे आप भी उनको बोलिए दिखाने। अगर वो दिखाते हैं, पेड भी है तो कोई बात नहीं, अगर हमें थोड़ा पैसा खर्च करके भी और नौकरी मिल रही है तो ये ज़्यादा अच्छी है। ये रेडीमेड कंटेंट नहीं मिलेगा और ये कोई प्रोवाइड करने को ही रेडी नहीं होगा। बट अगर एनी हाउ आप लोग को मिलता है तो गाइज ये बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं। आपके पास सिर्फ इतना टाइम है, फिक्स कर लिया आपने। अब आपको क्या करना है, इन सब को पढ़ना है, मैनेज करना है। 1 महीने के लिए हर चीज़ दिन दुनिया भूल जाना है। सिर्फ और सिर्फ आपका एम होना चाहिए कि इन टॉपिक्स को कैसे कवर करना है, क्योंकि 11 तारीख को हमारा एग्ज़ाम है। अब 10 तारीख आ गया, ठीक है, हमारा सारा चीज़ कवर हो चुका है। मान लीजिए एमआरएस की साइड से नोटिफिकेशन आता है कि वो एग्ज़ाम 20 मई को है, मान लीजिए 10 दिन गाइस, 10 दिन हमारे पास टाइम है, 10 दिन रिवीजन के लिए टाइम है, क्योंकि हमारा कोर्स तो कंप्लीट है। 10 दिन में अगर आप दोबारा रिवीजन किए ना, मैं आपको गारंटी देती हूँ 60% मेरिट लिस्ट में आपके आने के चांसेस यहीं से राइज हो गए। 60% रिवीजन बहुत हेल्प करता है एग्जाम में। और अगर आप बहुत लंबा लंबा समय ले रहे हो और रिवाइज करके नहीं जा रहे हो तो वो पढ़ा हुआ बेकार हो जाता है, कोई काम नहीं आता। 10 दिन हमने एक बार दोबारा से रिवाइज कर लिया ना, तब तो 60% कन्फर्म है कि मेरिट लिस्ट में हम आएंगे ही आएंगे। और अगर हम इतने लकी हुए कि एमआरएस ने ये कह दिया, क्योंकि कोरोना को लेकर अब इतना जो पेंडेमिक चल रहा है, कह दिया 1 जून में है, वाह कितना अच्छा होगा। आप ये सोचो, 2nd टाइम नहीं 3rd टाइम हम रिवीजन कर रहे होंगे। मतलब वो क्वेश्चन तो हमारे जीभ पे ऐसे रटा हुआ होगा ना कि हमें तो बस क्वेश्चन पेपर खुला सामने, बस टिक मारना है, आगे बढ़ना है, टिक मारना है, आगे बढ़ना है। यही टाइम सेव करके हम कौन से पोर्शन को देंगे, रीजनिंग को, जिसको सॉल्व करने में हमें टाइम लगता है। समझ रहे हो? इस स्ट्रेटजी को गाइस फॉलो करोगे आप लोग तो 110% आप मेरिट लिस्ट में आओगे ही आओगे।
कोई नहीं रोक सकता, ना मैं ये किसी से देख के, पूछ के, सुन के बता रही हूँ, खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। ये काम करता है और ये डेफिनेटली काम करेगा। आप खुद सोचो एक बार अच्छे से, तो आपको भी लगेगा हाँ बिल्कुल ही ये स्ट्रेटजी काम करेगा। मैं आप लोगों को लिख के समझा के बनाती, बट उस सॉफ्टवेयर पे अभी मैं काम नहीं कर रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बोलूँ। आप लोग फ़ोन को नीचे रखो और आराम से सुनो, इस पे प्लीज़ फोकस करो, थोड़ी देर इसे ध्यान से समझो, और फिर इस काम को पहले आज रात का टाइम ले लो, पहले आप लोग ये चीज़ रेडी करो। जब हमारे पास शेड्यूल रेडी होता है ना, तो हमें कोई नहीं रोकता उसको फॉलो करने से। बट शेड्यूल अगर रेडी नहीं होता तो फिर हम ढीले ढाले चल रहे होते हैं, उठ जाएंगे, कर लेंगे, अभी तो टाइम है। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही मैं आप लोगों को गाइड करती रहूँगी, तो आप लोग प्लीज़ इसे फोकस कीजिए। ओके।